हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आपके एग्जाम के लिए आपकी डिमांड पर जो जनगणना 2011 है उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, एक एक जो पॉइंट है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस टॉपिक से एक जो टॉपिक आपका पंचवर्षीय योजना जो आपको करवा दिया गया है उस टॉपिक से हमेशा आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो यहां से इन टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि आपके 1 से 2 जो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं वो कंफर्म हो जाए। तो शुरुआत करते हैं यहां से। देखिए, सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो बात कर ले कि जनगणना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो जनगणना की जो शुरुआत है वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल के दौरान? लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान, के कार्यकाल के दौरान 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी। पहला पॉइंट क्लियर। इसी के साथ एक और पॉइंट बनता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत। ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको कि नियमित जनगणना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। किसके दौरान? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान, जिसको भारत का उद्धारक भी बोला जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या बोला जाता है? भारत का उद्धारक भी बोला जाता है। और इसी के कार्यकाल के दौरान नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। नियमित का मतलब क्या है कि 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, 72 में हुई थी मेयो के समय और 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। ये तो यहां से 2 पॉइंट क्लियर। अब बात आती है कि स्वतंत्र भारत की, किसकी? स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। उस समय जो जनगणना आयुक्त थे, कौन थे? जनगणना आयुक्त वो कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो जनगणना संगठन है ना वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनगणना संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, इसके साथ 2011 की हम बात करें तो 2011 की जो जनगणना आपकी वो ओवरऑल की बात करें तो 15वीं है और स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो 7वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना है। ठीक है, यहां पर आपने क्या पढ़ा, क्या समझ में आया कि शुरुआत कब हुई? 1872 में। किसके कार्यकाल के दौरान? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान। और नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। अब बात करें स्वतंत्र भारत की तो 1951 में हुई थी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। उस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो थे आपके R.A. गोपाल स्वामी। कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। जनगणना 2011 की यदि हम बात करें, ओवरऑल की बात करें तो ये 15वीं जनगणना है। और यदि स्वतंत्र भारत की बाद की बात करें तो ये 7वीं जनगणना है। कौन सी है? 7वीं जनगणना। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जनगणना 2011 की कि उसमें किस राज्य में एक तो सेक्स रेशियो जो लिंगानुपात है, एक आपकी साक्षरता दर हो गई, एक घनत्व हो गया, एक दशकीय वृद्धि दर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब की बार जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है। इन सब चीजों के बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जनगणना 2011 की शुभंकर क्या था? परगणक शिक्षिका जो थी वो जनगणना 2011 की क्या था? शुभंकर था। आदर्श वाक्य की यदि हम बात करें तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, कहने का मतलब ओवर सेंसस। ये इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये क्या है? जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य। देखिए, 1951 में जब शुरुआत हुई थी तब हमने देखा था कि उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी थे। लेकिन 2011 की जब जनगणना हुई तो उस समय भी तो जो जनगणना आयुक्त थे वो भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन थे? डॉक्टर
सी चंद्रमौली। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली जो हैं वो जनगणना 2011 के समय क्या थे? जनगणना आयुक्त थे। 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। शुभंकर क्या था? परगणक शिक्षिका। बात करें आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसके साथ ही जनगणना 2011 के समय जो जनगणना आयुक्त थे वो थे आपके डॉक्टर सी चंद्रमौली। पॉइंट क्लियर? चलिए इसके बाद बात करें कि 2011 की जनगणना है वो दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी। 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या जो वृद्धि हुई थी वो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई थी? वो हुई थी आपकी 17.7%। कितनी हुई थी? 17.7%। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक पॉइंट ध्यान आता है कि 1911 से 1921 के बीच जो दशकीय वृद्धि दर थी जनसंख्या की वो ऋणात्मक रही थी। ये भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ था कि वो जो जनसंख्या वृद्धि थी वो ऋणात्मक रही थी। कितनी? -0.31। कितनी रही थी? -0.31% रही थी। कहने का मतलब ये माइनस का निशान आपको यहां पर यह बताता है कि जो जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ती है, वहां पर तो प्लस होता है, ये प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस भी गणित के संख्या के आगे प्लस का निशान या फिर कुछ नहीं होता, वो क्या मानी जाती है? प्लस मानी जाती है। और यहां पर जो माइनस है मतलब ऋणात्मक है, मतलब उसमें कुछ कम हुआ है। तो 0.31 जो प्रतिशत है वो 1911 से 1921 के बीच जो भारत की जनसंख्या थी वो कम हुई थी। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि यहां पर जनसंख्या जो है वो उसकी कमी हुई थी। ठीक है, वरना लगातार क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। इसी कारण से 1921 जो है ना उसको क्या माना जाता है? महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष। ध्यान रखना 1921 को, वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। यहां पर 2 पॉइंट, एक तो 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय वृद्धि दर हुई वो 17.7% रही। इसी के साथ ध्यान में रखते हुए 1911 से 1921 के बीच जो दशकीय कमी थी, यहां पर वृद्धि नहीं, क्या थी? कमी थी। वो कमी भी आपको ध्यान रखनी है, 0.31%। ठीक है, चलिए इसके साथ अगला पॉइंट देखें हम कि जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है। तो लगभग कितनी है? 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़, जो कि कुल विश्व की 17.5% है। कितनी है? कुल विश्व की 17.5% है। और ऐसे ही ध्यान रख सकते हो कि ये तो विश्व की कुल है, कुल जनसंख्या का है 17.5%, और दशकीय वृद्धि दर जो थी वो कितनी थी? 17.7%। ठीक है, इसी के साथ पुरुष जनसंख्या की बात करें तो आपकी आती है 51.47%। जनगणना 2011 के अनुसार जो पुरुष है हमारे देश में वो कितने हैं? 51.47%। और जो महिलाएं हैं वो है 48.53%। कितने हैं? 48.53%। दोनों पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। जनसंख्या 121 करोड़, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। पुरुष जनसंख्या, पुरुष कितने प्रतिशत हैं? 51.47% है। और महिला जनसंख्या, महिला प्रतिशत की बात करें तो 48.53% है। देखिए इसी के साथ पॉइंट ये भी आता है कि शहरों में ज्यादा जनसंख्या या फिर ग्रामीण एरिया में या फिर गांव में ज्यादा जनसंख्या है। तो शहरों में जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो आपका 31.2% है। कितना है? 31.2%। और बात करें गांव की तो गांव में कितना आपका? 68.8%। तो आपको पता है कि हमारा देश क्या है, ज्यादा जो लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? गांव में। तो गांव की तो बात ही अलग, आप सभी को पता है गांव में क्या मिलता है? सुकून मिलता है। इसी वजह से लोग अपने गांव में ही रहते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है कि ये देश की कुल जनसंख्या में जो शहरी जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है? वो 31.2% है। साथ ही ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 68.8% है। दोनों पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखने हैं। 3-4 पॉइंट मैंने अभी बताए कौन कौन से। एक तो आपकी विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 121
करोड़ है। ठीक है, पुरुष जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 51.47, और महिला जनसंख्या जो है वो 48.53% है। शहरों में कम है और गांवों में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। ठीक, इसके बाद देखिए हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वो आपका उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला राज्य है वो आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसी के साथ यदि हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है तो वो सिक्किम है। ये दोनों पॉइंट अच्छे तरीके से याद कर लेना। एक तो सर्वाधिक जनसंख्या, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किस राज्य में निवास करती है? वो किस में करती है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? वो है आपका सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। इसी के साथ देखिए राज्य की बात हो गई, पॉइंट हमारा यहां पर क्लियर हो जाता है, लेकिन ध्यान ये रखना केंद्र शासित प्रदेश भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा? आपका लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? लक्षद्वीप। राज्यों में आपका उत्तर प्रदेश था और केंद्र शासित प्रदेश में आपका लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, इसी के साथ बात करें साक्षरता दर की, साक्षरता दर की, तो भारत की जो साक्षरता दर है ओवरऑल वो कितनी है? 74.04% है। कितनी है? 74.04% है। इसी के साथ जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है वो आपका केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस राज्य की है? वो केरल राज्य की है। और कितनी है? 94%। कितनी है? 94%। यदि सर्वाधिक की बात कर ली तो न्यूनतम तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम के बारे में भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो न्यूनतम जो साक्षरता दर वाला राज्य है वो आपका बिहार है और वो है आपकी 61.8%। कितनी है? 61.8%। ध्यान देना यहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। ये नहीं कि केरल याद रखना है, प्रतिशत भी उसका पता होना चाहिए आपको। कितना है? 94%। न्यूनतम राज्य है बिहार, 61.8% यहां पर साक्षरता है। अब राज्य के देखिए जनसंख्या के बारे में बात की थी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, सबसे कम किस राज्य में है। उसी के साथ हमने वो भी पॉइंट पढ़ा था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो यहां पर भी ये पॉइंट निकल कर आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या दर वाला साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो वो आपका लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, कितनी है? 91.8%। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है, जिसकी साक्षरता है 91.8%। अब बात आती है कि सर्वाधिक की तो हमने बात कर ली, लेकिन न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें न्यूनतम साक्षरता दर है? किसके अनुसार? ये सभी जो पॉइंट है ना वो जनगणना 2011 के अनुसार है। ध्यान रखना किसके अनुसार, क्योंकि हम बात ही जनगणना 2011 की कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड सभी पॉइंट हैं। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली। कितना है? 76.2%। कितना है? 76.2%। देखिए यहां पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को एक साथ पूछा जाए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर न्यूनतम है, तो यहां पर देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में तो आपका दादर नगर हवेली है और राज्यों में बिहार है। तो इन दोनों में क्या है? सबसे कम कौन सा है? बिहार है। बिहार में कितना है? 61.8% है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बिहार होगा। यह जरूर ध्यान रख लेना कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या जो साक्षरता दर है वो किसका कम है, किसका न्यूनतम है, तो वो बिहार का है। और वो कितना है? 61.8
ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखें, जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? देखिए साक्षरता दर की बात करें कि साक्षरता दर होता क्या है, तो जो साक्षर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, उनके बारे में हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो प्रति 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है, औसत संख्या होती है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। इसमें भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इसमें पॉइंट ये निकल कर आता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो किसका? आपका बिहार का। कितना है? 1106। कितना है? 1106। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? बिहार। कितना है? 1106। और न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व की यदि हम बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कितना है? मात्र 17। कितने हैं? 17। अधिक की बात कर ली, भारत का जनसंख्या घनत्व आपको पता चल गया कि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है? बिहार है। कौन सा है? बिहार। 1106। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जनगणना 2011 के अनुसार वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17। ये दोनों पॉइंट ध्यान होने चाहिए। साक्षरता दर के बारे में बताया, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो भी आपके सामने पॉइंट लिख रहा हूं वो प्रत्येक पॉइंट जो है ना वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से ही जनगणना से प्रश्न आता है तो यहां से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछने वाला। तो इसको अच्छी तरह से घोल कर पी जाओ, क्योंकि यहां से आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। इसी के साथ बात करें हम केंद्र शासित प्रदेशों की, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है जनगणना 2011 के अनुसार, तो वो आपका दिल्ली है। कितना है? दिल्ली है। 11,320। कितना है? 11,320। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है? जो दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली। कितना है? 11,320। और यहां पर बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितना है? 46 है। कितना है? 46। देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात की थी, उसमें था जनसंख्या घनत्व कितना था? 47। और न्यूनतम यहां पर किस में है? केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कितना है? 46। तो राज्यों के बारे में बात हो गई कि राज्य में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व वो बिहार का है, 1106 है। न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का 17 है। साथ ही बात करें हम केंद्र शासित प्रदेश की तो सबसे ज्यादा आपका दिल्ली का है 11,320। और सबसे कम की यदि हम बात करें तो वो आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। कितने है? 46। कितने है? 46। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें दशकीय वृद्धि दर के बारे में कि जो दशकीय वृद्धि दर अब की बार 2001 से 2011 के मध्य वो कितना प्रतिशत रही है? तो कितना प्रतिशत रही है? 17.7%। ये मैंने आपको बता दिया था। जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी रही है? 17.7%। इसी से ध्यान रखना दूसरा पॉइंट कि कितना है विश्व की कुल जनसंख्या का? 17.5%। अब बात करें कि किस राज्य में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है और कितनी हुई है? तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जो वृद्धि दर है वो मेघालय राज्य की है। कितनी है? मेघालय की। कितनी है? 27.95%। 27.95% जो है वो मेघालय में जनसंख्या वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के मध्य। तो सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जो राज्य है वो आपका मेघालय है। बात करें न्यूनतम की, न्यूनतम जिस राज्य में जनसंख्या वृद्धि हुई है वो कौन सा है? वो आपका नागालैंड है। देखिए यहां पर जो है ना वो जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई बल्कि कम हुई है। कितनी है? 0.6%। यहां पर जनसंख्या कम हुई है -0.6%।
नागालैंड की। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना कि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई है किसमें, मेघालय में 27.95%, और न्यूनतम की यदि हम बात करें तो उसमें नाम आता है नागालैंड का, और उसमें क्या हुआ है, जनसंख्या जो है ना वो कम हुई है, दशकीय वृद्धि दर नहीं, दशकीय कमी हुई है, और वो कितनी कमी है, 0.6%। बात की राज्यों की तो पॉइंट बनता है आपका केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। बात करें जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका कौन सा है, दादर एवं नागर हवेली। कितना है, 55.9%। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि दर कितनी, 55.9%। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें या फिर केंद्र या राज्यों में सबसे ज्यादा जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है वो आपकी दादर नागर हवेली में हुई है, कितनी, 55.9%। न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है जनगणना 2011 के अनुसार तो वो आपका है 6.3%। कौन सा है, 6.3%। ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्यों में देखिए, राज्यों में जो था आपका मेघालय था 27.95, सबसे कम नागालैंड में हुई थी जहां पर जनसंख्या जो थी कम हुई थी, कितनी, 0.6%। केंद्र शासित प्रदेशों की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा 55.9% हुई है, कहां पर, दादर नागर हवेली में वृद्धि हुई है, और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों की यदि हम बात करें तो लक्षद्वीप में 6.3% वृद्धि हुई है। यहां तक पॉइंट क्लियर। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें सेक्स रेशियो की जो लिंगानुपात है उसके बारे में बात करते हैं। ये लिंगानुपात होता क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या होती है उसको लिंगानुपात बोला जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है वो कितना है, 943। कितना है, 943। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। अब बात आती है कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो आपका केरल है। कितना है, 1084। 1000 पुरुषों पर यहां पर कितनी महिलाएं हैं, 1084 है। कितनी है, 1084। ठीक है। उसी के साथ न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है, 879। सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा का है, जनगणना 2011 के अनुसार 879 है। ठीक है। इसी के साथ बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका पुदुचेरी है, 1037। कितना है, 1037। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वो आपका दमन और दीव है। कितना है, 618। 4 पॉइंट लिंगानुपात से संबंधित। एक तो पहला पॉइंट 943 भारत का लिंगानुपात है। क्या है, भारत का लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है। कितना है, 1084 है। ठीक है। बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो वो आपका हरियाणा है। कितना है, 879। ठीक है, राज्यों की बात हो गई। इसके बाद हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है केंद्र शासित प्रदेशों में वो आपका है पुदुचेरी का, 1037। कितना है, 1037। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो न्यूनतम लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो वो आपका दमन दीव, कितना है, 618। ये आपको यहां पर चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, एक एक आंकड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप इससे संबंधित यदि एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप सही कर सकते हो। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए यहां पर हमने बात की जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, साक्षरता दर हो गया, लिंगानुपात हो गया, दशकीय वृद्धि दर हो गई, कितनी जनसंख्या है, किस राज्य में ज्यादा है, किस राज्य में न्यूनतम है, केंद्र शासित प्रदेशों समेत हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। अब देखिए मैंने बताया था कि 1881 के बाद नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1881 में हुई थी। कब हुई थी, 1881 में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। उस समय से ही लगातार 10 साल के बाद
क्या हो रही है, जनगणना हो रही है। तो 2011 के बाद हम बात करें तो कब होनी चाहिए थी, 2021 में, जो नहीं हुई अभी तक। क्या नहीं हुई है, 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। इस 2021 की जनगणना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की यदि हम बात करें, ये तो पहले डिजिटल होगी, पहली डिजिटल जनगणना होने वाली है 2021 में, जो होगी वो क्या होगी, पहली डिजिटल जनगणना होगी। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो इस समय जो जनगणना आयुक्त हैं 2021 की जनगणना के समय जो जनगणना आयुक्त हैं फिलहाल, वो है डॉक्टर विवेक जोशी। फिलहाल कौन है, डॉक्टर विवेक जोशी जो है वो जनगणना आयुक्त है। और ये कौन से नंबर की होगी, 16वें नंबर की। देखिए 2011 के बारे में हमने बात की थी कि ओवरऑल है 15वीं, तो 2021वीं सीधी सी बात है 16वीं जनगणना होगी। और आदर्श वाक्य इसका क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। 2011 क्या क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर, ये था 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है। और 2021 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य जो आप ध्यान रखना है, जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 में होगी वो कौन सी होगी, 16वीं, जो हुई नहीं है 16वीं होगी, ठीक है, ये 16वीं जनगणना है। और ये होगी पहले डिजिटल जनगणना। क्या होगी, पहले डिजिटल जनगणना। तो ध्यान रखना 2021 वाली जो जनगणना होगी वो पहले डिजिटल होगी, जो अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। तो यहां पर हमने पढ़ा जनगणना से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े थे। आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। प्रत्येक जो पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपका जो भी इससे संबंधित डाउट है। मुझे लगता है कि आपका ये, यदि आप वीडियो अच्छे तरीके से देख लेते हो तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके, आप उससे पढ़ सके और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। धन्यवाद।